हेलो गाइस, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजिस का पार्ट 14। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने इस वीडियो के एंड में इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है, आप वहां से भी इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कासन कह रहा रहता है ये तो बिल्कुल कैंपिंग की तरह है। रेसन भी हाँ करता है। कासन कहता है कि मैं पहली बार गैरॉन जा रहा हूँ, मैंने तो ये भी सुना है जो वहाँ के माउंटेन्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखते हैं। अब हमें बताया जाता है कि वो लोग गैरॉन जा क्यों रहे हैं। गैरॉन एक मिडल साइज सिटी है जो कि ईस्ट में लोकेटेड है, जिसके पास में एक माउंटेन रेंज है जहाँ पर रेड टाइगर मिलते हैं। हालांकि माउंटेन रेंजेस और गैरॉन एकदम ही बगल में है, पर वहां तक जाने में भी हमें लगभग 4 दिनों का टाइम तो लग ही जाएगा। जो वो माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही डेंजरस माना जाता है, पर वो कुछ ज़्यादा ही शांत रहते हैं क्योंकि वहां पर इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स पाए नहीं जाते सिवाय रेड टाइगर्स के। रूडिया रेसन से कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ खेलने चलो, तो रेसन कहता है कि हम लोग यहाँ पर खेलने तो आए नहीं है। तो रूडिया कहती है तुमने अभी अभी तो कहा कि हम लोग कैंपिंग करने आए हैं, मुझे कैंपिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो ये सुन के रेसन कह देता है कि मैं मास्टर से परमिशन मांग लूँगा तुम्हें भेजने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन एक मैजिक की मदद से अपनी चीज़ों को एक अलग डायमेंशन में रख रहा रहता है, जिसे देख के कासन कुछ ज़्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि वो मैजिक तो कुछ ज़्यादा ही ग्रेट होता है। तो रेसन पूछता है क्या मैं तुम्हारी भी चीज़ों को अपनी डायमेंशन में रख लूँ, तो कासन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं खुद की चीज़ें खुद ही संभाल लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट से गैरॉन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रेसन कह रहा रहता है कि हमें सबसे पहले इन ढूंढना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पर आराम कर सकें। पर हमें रूडिया को दिखाया जाता है जो कि कह रही रहती है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही भूखी हूँ। ये सुन के रेसन कहता है तो फिर हमें सबसे पहले कोई रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए। रेसन जाते हुए सोचता है तो ये जगह गैरॉन है, पर मुझे यहाँ पर तो कोई भी लाइफ होने का ट्रेस दिख ही नहीं रहा है। हमें दिखाया जाता है कि उस शहर में कोई भी इंसान होता ही नहीं है, पर तभी कोई इंसान उनकी तरफ भागते हुए आता है। रेसन उसे रोक के पूछता है क्या ये जगह गैरॉन है, तो वो इंसान डरते हुए कहता है हाँ ये जगह तो गैरॉन ही है, पर तुम्हें अपनी सारी चीज़ें लेकर यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तो फिर रेसन पूछता है क्यों, तो फिर वो इंसान वहाँ से भागते हुए कहता है कि ये वही टाइम है जब बैंडिट्स आते हैं। रेसन को बैंडिट्स से कुछ समझ नहीं आता, पर तब तक रूडिया उससे कहती है कि मेरे पेट में कुछ ज़्यादा ही तेज़ से चूहे कूद रहे हैं। तो रेसन कहता है कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। वो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, पर वो लोग देखते हैं कि सबके सब घर एकदम ही बंद हैं। इस चीज़ को देख के रेसन मन में सोचता है कि ऐसे कौन से ही बैंडिट्स हैं जिस चीज़ के चलते ये पूरा गैरॉन रीजन एकदम ही बंद पड़ा है। पर तभी रेसन को कुछ फील होता है और रेसन और कासन दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने एक रेड टाइगर आ जाता है। सिर्फ वही नहीं, उस रेड टाइगर को कोई राइड भी कर रहा रहता है। तभी रेसन की हेवनली आई अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसे देख के रेसन सोचता है कि ये बास्टर्ड यहाँ पर अभी कर क्या रहा है। हमें बताया जाता है कि वो बंदा केडन रहता है जिसका कि मेन एट्रीब्यूट टेमिंग होता है और उसके करेक्टरिस्टिक में लिखा रहता है कि वो हंटिंग में एक्सपर्ट है। रेसन उसे देख के अपने मन में सोचता है ये कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसके बारे में मैंने नोवेल में कुछ ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हो, पर मुझे इसके बारे में एकदम ही अच्छे से याद है। ये एक बैंडेड ग्रुप का मेंबर है जिसका कि नाम द सेंट ऑफ पाइन ट्रीज है। यही नहीं, ये उनका लीडर भी है। क्या इसका मतलब यही है जो ये पूरी सिटी एकदम ही बंद पड़ी है उसका कि सिर्फ एकमात्र रीज़न यही बंदा है। केडन रेसन, रूडिया और कासन को देख के कहता है कि तुम लोग हो कौन, हालांकि तुम लोग बच्चे हो जिसके ऊपर मुझे ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पर तब तक कासन केडन से पूछता है क्या तुम वही बैंडेट हो जिसके चलते विलेजर्स इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं। खुद को कासन के मुंह से बैंडेट बुलाते हुए सुन के केडन को ज़्यादा ही तेज से हंसने लगता है और फिर वो एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है मैं कोई बैंडेट नहीं हूँ, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे ह्यूमंस को मारना और हंट करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये सुनकर रेसन घबराते हुए मन में सोचता है कि अगर मैं और कासन केडन से अभी फाइट करेंगे तो उसे हराना लगभग नामुमकिन है। वो केडन से पूछता है तो फिर क्या तुम हमें हंट करने की सोच रहे हो, पर केडन ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो रेसन कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें यहाँ पर हंट करने की अथॉरिटी दे किसने दी। केडन हंसते हुए कहता है
कि मैं एक हंटर हूँ और हंटर को हंट करने के लिए किसी की भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये सुन के रेसन कहता है कि ये गैरॉन है जहाँ पर 7 हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन रहते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उनके रहने के बावजूद तुम यहाँ पर ऐसे खुले कैसे घूम रहे हो। ये कहकर रेसन मन में सोचता है कि इस चीज़ के 2 आंसर्स हो सकते हैं। पहला, या तो स्वॉर्ड्समैन्स और इसके बीच कोई डील हुई हो, या फिर ये उन बेकार प्रोबेबिलिटीज़ में से एक है जो कि मैंने बनाई थी। पर तब तक कासिन कहता है कि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर तभी रेसन के पास एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा रहता है कि आपने एक अननोन प्रोबेबिलिटी को समझ लिया है, जिस चीज़ के चलते टाइम रुकने लगता है। और रेसन के पास फिर से एक मैसेज आता है कि आपको क्रिएटर्स प्रिविलेज दिया जा रहा है। और रेसन के हाथ में फिर से वही बुक और पेन आ जाते हैं। रेसन बताता है कि कार्डेन अपनी हंट पे निकला है, पर फिर भी सिटी के नाइट्स ने इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जो यहाँ के सिटीजन्स भी हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं। और जिस रीज़न के चलते केडन अपनी मन मर्जी की तरह हंट कर पा रहा है, फिर आगे एक डैश लगा रहता है। तो रेसन उस रीज़न को लिखते हुए सोचता है कि इस बार मैं इसे एकदम ही परफेक्ट कर दूंगा। और जैसे ही रेसन उस रीज़न को लिख देता है, तुरंत ही टाइम रिज्यूम हो जाता है और रेड टाइगर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। पर सभी लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। रेसन मन में सोचता है कि रेड टाइगर की जो स्पीड है वो मेरी सोच से कुछ ज़्यादा ही है। पर यह तो अच्छी बात है कि कासिन और रूडिया दोनों में से किसी को कोई भी चोट नहीं आई। रेसन बाकी दोनों से कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो वो जो चीज़ है वो ही रेड टाइगर है, और अगर हमने उससे एक डायरेक्ट हिट खाया तो ये पक्का है कि हम लोग मारे जाएंगे। और फिर वो उसके बारे में और भी ज़्यादा बताने लगता है। पर तभी रूडिया कहती है कि मैं खुद ज़्यादा ही भूखी हूँ, और ये कहकर वो एक बड़ा सा फायरवॉल बना लेती है, जिसे देख के बाकी लोग चौंक जाते हैं। रेसन तो रूडिया को रोकने की कोशिश करता है, पर रूडिया कहती है अगर मैं इस चीज़ से छुटकारा पा लूँ तो फिर हम लोग खाना खाने जा सकते हैं। और वो चिल्लाते हुए रेड टाइगर से कहती है कि तुम ये फायरबॉल खाओ, और वो फायरबॉल को रेड टाइगर की तरफ फेंक देती है। रेसन इस चीज़ को देख के मन में सोचता है क्या ये ख़त्म हो गया, पर उसके उम्मीद से उल्टा वो रेड टाइगर सच में ही फायरबॉल को खा जाता है, जिसे देख के खुद रेसन भी हैरान होता है। पर केडन खुश होते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार मेज हो, अगर तुम मेरे बैंडेड ग्रुप द सेंट ऑफ पाइन ट्रीज को ज्वाइन कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तो कासिन पूछता है कि आखिरकार ये सेंट ऑफ पाइन ट्रीज है ही क्या। तो केडन बताता है कि हम लोग ओनर हैं उस माउंटेन्स के। तो कासिन कहता है इसका तो मतलब साफ है कि तुम लोग बैंडेड्स हो। तो केडन कहता है हाँ, पर ये जो बैंडेड शब्द है ये हम लोगों पे इतना भी सूट नहीं करता, पर उसके अलावा तुम मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हो। पर कासिन कहता है कि मेरी कोई भी मर्जी नहीं है तुम बैंडेड्स के साथ ज्वाइन होने की, उसके अलावा मैं अपनी स्वॉर्ड से पक्का ही तुम्हारे इन गलों को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। तो फिर केडन कहता है क्या तुम इस चीज़ के लिए एकदम ही श्योर हो, तो फिर रेडी हो जाओ मरने के लिए। पर तभी बीच में ही रेसन चिल्लाते हुए कहता है चाहे मैं इस चीज़ के बारे में जितना भी सोच लूँ, मेरे लिए ये सिचुएशन एकदम ही ऑड है। क्यों ना तुम हमसे ये पूछो कि हम लोग हैं कौन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें 3 बच्चे एक रेड टाइगर को फेस कर रहे हैं। इस चीज़ को सुन के केडन पूरा ही शांत हो जाता है और रेसन स्माइल करते हुए सोचता है कि जो चीज़ भी मैंने लिखी थी वो एकदम ही ठीक तरीके से काम कर रही है। हमें बताया जाता है जब रेसन को क्रिएटर्स प्रिविलेज मिला था तो फिर उसने रीज़न में ये लिखा था कि केडन यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि उससे ऑर्डर्स मिले हैं किसी और से, ताकि वो किसी को टेस्ट कर सके। और जो भी टेस्ट सक्सेसर्स के लिए प्लान किए जाते हैं उनमें कभी भी रियल डेंजर होता ही नहीं है। और शायद से इसी तरीके से रोजलिन भी मैनेज कर पाई थी एक वाइट टाइगर को हंट करने में। केडन को शांत रहता हुआ देखकर रेसन कहता है इसका मतलब ये पक्का है कि तुम हमें जानते हो कि हम लोग कौन हैं, और इसी चीज़ के चलते तुम ये सारी बकवास कर रहे हो। मतलब तो एक ही चीज़ है शायद से कि तुम भी किसी के ऑर्डर्स के चलते काम कर रहे हो, और शायद से तुम जिस पे ट्रस्ट करते हो। और जैसा ही रेसन इतना कहता है तभी केडन के ऊपर एक मैजिक सर्कल बनने लगता है। वो शायद से ओल्डर सिस्टर एविलिया है, और जैसे ही रेसन इतना कहता है तुरंत एविलिया भी वहाँ से बाहर आ जाती है उस पोर्टल से। रेसन एविलिया को देख के सोचता है कि मैं एकदम ही सही था। और हमें दूसरे साइड कासिन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि एविलिया को देख के ब्लश कर रहा रहता है। रेसन फिर सोचता है चीज़ें जो थी वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा अजीब थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथली जा रही थी। और उसके अलावा जो गेट को गार्ड करने के लिए मैजिशियंस हैं पोर्टल गेट के पास, वो भी एटलीस्ट 3rd सर्कल मैजिशियन है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि मेटन फैमिली इन बैंडेड्स का कुछ करे ना, क्योंकि ये
जो बिजनेस है वो मेटन फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल होता है। और उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ ये थी कि लोगों ने अपने आप को खुद ही कहीं घर में बंद कर लिया था सिर्फ एक हंटर नोटिस के चलते। और जो केडन है वो इतना भी ज़्यादा फेमस विलन नहीं है और शायद से अब तक उसने किसी भी इंसान को मारा भी ना हो। और जो सिटी है गैरॉन, उसमें तुम इतनी बड़ी तो चीज़ें नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ एक एग्ज़ाम के नाम से, चाहे वो 3 रिनाउंड फैमिलीज ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब छूटता है कि ये जो जगह है वो असलियत में गैरॉन है ही नहीं। और जैसे रेसन ऐसा सोचता है तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि वो जगह अपना असली फॉर्म में आने लगती है। ये पक्का ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्पेस है और जो अभी इस स्पेस को बना सकता है वो एल्डर सिस्टर एविलिया के अलावा और कोई नहीं हो सकता। एविलिया रेसन से कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा ही चालाक हो, तुम्हें सबसे पहले पता कब चला कि ये एक आर्टिफिशियल स्पेस है? तो रेसन कहता है जब सब लोग अपने घरों में भागने लगे। तो एविलिया पूछती है तो फिर जो फाइट जो तुमने रेड टाइगर से की थी वो सिर्फ एक शो ही था? तो रेसन कहता है हाँ, मुझे लगा था कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दिखाना चाहिए अपने टेस्ट के लिए। एविलिया पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? हमें दिखाया जाता है वो कॉम्बैट किंग मैग्नर से ये सवाल पूछ रही होती है और कॉम्बैट किंग भी मानी जाते हैं कि रेसन ने एग्जाम पास कर लिया। केडन रेड टाइगर से नीचे उतरते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था साडे फैमिली और मेटन फैमिली से, जो कि रेड टाइगर के सामने भी इतना ज़्यादा शांत रहे थे। और फिर वो अपने घुटनों पे आते हुए रेसन से माफ़ी मांगता है कि मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा यंग मास्टर। तो फिर रेसन भी कह देता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस चीज़ को मेरी सिस्टर एविलिया और कॉम्बैट किंग के द्वारा प्लान किया गया था। तो फिर केडन भी रेसन का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी बात को समझ लिया। रेसन को एक लीडर की तरह एक्ट करता हुआ देख के कॉम्बैट किंग मन में सोचते हैं कि मुझे लगा था इस ग्रुप का लीडर जो होगा वो कासिन होगा, क्योंकि वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो रेसन के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बंदा है और इसे पढ़ाने में भी कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। फिर वो कहते हैं कि ग्रांड फैमिली जो है वो कभी भी अपने सक्सेसर से ये नहीं कहती कि तुम्हें डायरेक्टली रेड टाइगर या फिर वाइट टाइगर को हराना पड़ेगा। तो फिर कासन कहता है तो फिर शायद से ये टेस्ट इस वजह से लिया जाता होगा ताकि देखा जा सके कि एक एनिमी के सामने कोई बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। कॉम्बैट एम्परर हाँ कहते हैं। तो फिर कासन कहता है जो मेरी फैमिली की गार्डियन स्पिरिट्स हैं तो फिर वो भी यहीं आसपास होंगे। इस चीज़ को सुन के एक बार के लिए रेसन भी हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी प्रेजेंस को रेसन ने महसूस ही नहीं कर पाया। फिर रेसन अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है और जिससे कि गार्डियन स्पिरिट्स उसे दिखने लगते हैं। रेसन मन में सोचता है कि वो एकदम ही सही था, कासिन ने इस पूरी सिचुएशन को समझ लिया। अगर मैं इस नोवेल का ऑथर ना होता तो फिर मैं इस सिचुएशन को कभी समझ ही नहीं पाता और मैं पक्का ही बेहोश हो जाता उस रेड टाइगर के सामने आने पर। तो फिर कॉम्बैट एम्परर पूछते हैं क्या तुमने रेड टाइगर के ऊपर इसी वजह से अटैक किया क्योंकि तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट्स पे पूरा ही भरोसा था? तो फिर कासिन हाँ कहता है, जिस चीज़ को सुन के कॉम्बैट एम्परर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे नहीं लगा। तो कासिन कहता है मुझे नहीं लगता कि अगर कोई समझदार इंसान होगा वो कभी अकेला काम करेगा। तो फिर कॉम्बैट एम्परर पूछते हैं तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? तो फिर कासिन जवाब देता है क्योंकि कभी भी खुद की स्ट्रेंथ से अकेले बैटल को जीता नहीं जा सकता। अगर मैं किसी चीज़ में लैग भी कर रहा हूँ तो फिर जो लोग जिन पे मैं भरोसा करता हूँ वो मेरी उस चीज़ में मदद करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि मेरी जो लाइफ है वो एकदम ही मीनिंगफुल रही है। इस चीज़ को सुन के रेसन मन में सोचता है कि कासिन इस चीज़ से बिल्कुल भी एम्बैरेस्ड नहीं है कि वो अपनी कमज़ोरी दूसरों को बता रहा है, पर उसके अलावा उसने अपने लोगों पे ट्रस्ट किया और उसने अपने गार्डियन स्पिरिट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा लिया। फिर वो कहता है कि कासिन ने अपने ही एसेट्स और पावर पर ही भरोसा किया है तो इस चीज़ में कोई भी दिक्कत है ही नहीं। पर इस चीज़ को सुन के एविलिया मन में सोचती है ये कोई ऐसी लाइनें नहीं है जो कि एक रिनाउंड मैजिक फैमिली के पर्सन को कहनी चाहिए। मैं कभी इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, पर पता नहीं क्यों रेसन के मुंह से इस चीज़ को सुन के मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख महसूस हो रहा है। पर तभी रेसन के पास एक मैसेज पॉपअप होता है कि एक वेरिएबल जो कि प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है वो आया है, पर इसके अलावा उसे कोई भी इन्फो शो नहीं होती। रेसन मन में सोचता है शायद से जो मेरी हेवनली आई की प्रोफेशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं जो कि मैं इस वेरिएबल को देख पाऊँ। कॉम्बैट किंग कहते हैं कि कासिन की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी गार्डियन स्पिरिट भी है। ये कहना मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं लग रहा है, पर क्या तुम्हें पहले से गार्डियन स्पिरिट के बारे में पता था?
तो रेसन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था, कासिन की वजह से नहीं पर खुद की वजह से, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि मैजिक फैमिली से बिलोंग करता है और जिसे कि स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली ने इनवाइट किया है। अगर मैं हर्ट हो जाता, वो भी आउटिंग में स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली के साथ, तो फिर ये सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली की डिग्निटी पे ही चोट ना पहुंचाता, बल्कि ये रिनाउंड मैजिक फैमिली को एक अपॉर्चुनिटी भी दे देता। पर एविलिया पूछती है कैसी अपॉर्चुनिटी, तो फिर रेसन जवाब देता है हाँ एक अपॉर्चुनिटी हमारी फैमिली को। तो एविलिया कहती है क्या तुम्हें पता है तुम कह भी क्या रहे हो, तुम एक तरीके से हमारी फैमिली की इंसल्ट कर रहे हो। तुम अगर डेंजर में होगे तो फिर ये हमारी फैमिली को एक अपॉर्चुनिटी कैसे दी जा सकती है। तो फिर रेसन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपकी तरह नहीं हूँ, मेरा जो स्टेटस है मेटन फैमिली में वो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं मेटन फैमिली में आपकी तरह बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट हूँ ही नहीं, क्योंकि जब मैं मेटन फैमिली में था तब मैं बस उनके लिए एक गार्बेज की तरह था। और ये चीज़ मेटन फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी भी होती, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ और मेटन फैमिली मुझ जैसे वीकलिंग से अपना पीछा भी छुड़ा लेती अगर कोई एक्सीडेंट होता तो। और उसके अलावा भी वो इस एक्सीडेंट के बलबूते सारे फैमिली को धमका भी सकते थे। एविलिया ये सुन के मन में सोचती है कि वो ये सारी चीज़ें एकदम शांत होते हुए बोल रहा है, क्या यही एक 10 साल के बच्चे की सोच है हमारी फैमिली के बारे में। पर रेसन तब तक कहता है आपको मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने फैमिली को हेट करता हूँ, पर मैं सिर्फ फैक्ट की बात बता रहा हूँ। पर तब तक एविलिया रेसन को गले लगाते हुए कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मेटन फैमिली का ब्लड है। ये कितना ही ज़्यादा बुरी बात है कि मुझे सिर्फ 10 साल के बच्चे से ही ये बातें सुनने को मिल रही हैं। तुम्हें इस मेटन फैमिली के नाम को अपने कंधों पे एक बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। रेसन भी एविलिया को थैंक यू कहता है, पर वो देखता है कि कासिन गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध रहा रहता है। वो सोचता है कासिन को क्या हो गया, पर तब तक कासिन कहता है कि रेसन मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा और मैं तुमसे और भी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करूंगा। रेसन ये सुन के मन में सोचता है अचानक से इससे क्या हो गया, ये जो एटमॉस्फियर है वो तो कुछ ज़्यादा ही अलग जगह जा रहा है, अब पता नहीं मैं इस चीज़ से डील कैसे करूँगा। पर तब तक रूडिया रेसन के ऊपर कूदते हुए कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भूखी हूँ, अब जबकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो फिर हम सब लोग खाने तो जा ही सकते हैं। तो रेसन भी मान जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन कॉम्बैट एम्परर से कुछ पूछने आया रहता है। वो कॉम्बैट किंग से पूछता है क्या हम लोग टेरेन माउंटेन रेंज जा सकते हैं। कॉम्बैट किंग रेसन से इस चीज़ का रीज़न पूछते हैं, तो फिर रेसन कहता है कि मैंने सुना है कि जो टेरेन माउंटेन रेंज है वो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, तो फिर मुझे असली वाला देखना है, ना कि ये मैजिक से क्रिएट किया हुआ। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें वैकेशन पे जाना है। तो रेसन मना कर देता है। तो फिर कॉम्बैट किंग पूछते तो फिर क्या। रेसन कहता है मुझे उस स्पेस में कुछ मिला है जो कि मेरी सिस्टर ने बनाया था, उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा है। पर वो मन में सोचता है कि ये एकदम ही झूठ है, क्योंकि अभी एक टाइम आने वाला है जहाँ पर जब मैं ऑथर था तब एक अरेंजमेंट क्रिएट की थी। तो फिर कॉम्बैट किंग पूछते हैं वो क्या है। तो रेसन कहता है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर वो टेरेन माउंटेन रेंजेस में ही है, शायद से वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्पेस है, क्योंकि मैं वहाँ से एक अजीब सा ही माना फ्लो महसूस कर सकता हूँ। शायद से ये मेरी सिस्टर का तरीका है मुझे बताने के लिए कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर कॉम्बैट किंग पूछते हैं तो फिर मुझे इस चीज़ के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला। तो रेसन कहता है कि जो मेटन फैमिली है उनके पास कम्युनिकेट करने के अलग भी तरीके होते हैं। तो कॉम्बैट किंग हैरान होते हुए सोचते हैं क्या जो मेटन फैमिली है वो मैजिक से कम्युनिकेट भी कर सकती है, ये तो सच में ही कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल है। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बता रहे हो। तो रेसन कहता है ऑफ कोर्स आप मेरे टीचर हो। पर कॉम्बैट किंग कुछ कह नहीं जा रहे रहते। पर तब तक रेसन कहता है कि यहाँ पर दो वजह हैं कि सिस्टर ने मुझसे ऐसे कम्युनिकेट किया। सबसे पहली वजह ताकि इस चीज़ के बारे में कासिन को पता चल ना पाए, क्योंकि वो उसे मेरे राइवल के तौर पे समझती हैं। और दूसरी वजह क्या मैं इस मैसेज को डिसाइफर कर पाता हूँ इस तरीके से सिस्टर ने सिर्फ एक ही पत्थर से दो चिड़ियों को मारा है। कॉम्बैट किंग पूछते हैं कि टेरेन माउंटेन रेंजेस में ऐसा है क्या। तो रेसन जवाब देता है कि मुझे अभी तो नहीं पता, जब मैं उस चीज़ को देख लूँगा तब मुझे पता चल जाएगा। पर जो मेरी सिस्टर है उन्होंने मुझे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बता दी है। तो कॉम्बैट किंग वो जगह पूछते हैं। तो फिर रेसन मन में सोचता है कि मुझे एकदम ही एग्जैक्ट लोकेशन पता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि रियल सीरीज़ में कासिन साडे को मिलने वाली थी, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन पे है 1000 ईयर ड्रैगन चेस्ट प्लेट पे। अगर कॉम्बैट किंग मैग्नर मेरे साथ आएंगे तो वो जगह मेरे लिए थोड़ी कम डेंजरस हो जाएगी।
तो फिर रेसन जवाब देता है कि वो जगह पास में है माउंट ड्रैगन हेड के, जो कि 108 समिट्स में से एक है। पर इस जगह का नाम सुन के कॉम्बैट किंग थोड़े हैरान हो जाते हैं। तो फिर रेसन पूछता है क्या यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस उस जगह पे मेरी कुछ पास्ट की थोड़ी मज़ेदार मेमोरीज हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि रेसन को वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है या फिर नहीं। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।